तो हाँ जी भाई, नमस्कार सबको। तैयारी करो का एक बड़ा इनिशिएटिव मेरी तरफ से ये आपके तोहफे के तौर पे मिलने वाला है। ये है तैयारी करो स्पेशल सीरीज। और इस स्पेशल सीरीज के अंदर आप क्या देखने वाले हैं कि हमारे जितने भी क्रक्स हॉट टॉपिक्स न्यूज़ में रहने वाले हैं उन पे एक बहुत सोच समझी एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाने की कोशिश रहेगी मेरी, ताकि आप जो आजकल के रीसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको समझ सकें। तो इस सीरीज के अंदर आपका और मेरा साथ ऐसे बना रहना चाहिए और आप अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो आप देख सकते हो कि द मिडल ईस्ट क्राइसिस। और मिडल ईस्ट क्राइसिस का मतलब है, पहले तो आप शब्द को समझना है बेटा कि मिडल ईस्ट क्राइसिस का मतलब क्या है। मिडल ईस्ट रेफर कर रहा हूं मैं उस क्षेत्र को जो क्षेत्र आज के सऊदी अरब, इराक, ईरान, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, कुवैत, यमन, बहरीन, यूएई, इन सब क्षेत्र जो आप देखते हो ना, ये सारे आपके मिडल ईस्ट कहलाते हैं। अब मिडल ईस्ट क्षेत्र जो है बेटा, ये हमेशा से ही एक बहुत क्राइसिस वाले क्षेत्र में रहे हैं। आप पिछले 50 साल के अगर इतिहास को उठा के देखोगे तो आपको यही समझ आएगा कि इन लास्ट 50 ईयर्स ये जो मिडल ईस्ट के स्टेट हैं ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाए हैं बच्चा। स्टेबल नहीं हो पाए, इसकी सबसे बड़ी वजह अब क्या है किसी को नहीं पता। कोई कहता है इसमें इन्फ्लुएंस हो जाता है यूएसए का, कोई कहता है इसमें ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस हो गया, कोई कहता है इसमें सोवियत का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो ऐसी कई सारी जो मिथ्याएं हैं, बातें हैं, इस वर्ड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। इजराइल क्यों युद्ध में रहता है हमेशा, यमन में क्यों लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तुर्की जो है वो सीरिया से क्यों भिड़ता रहता है, लेबनान हमेशा क्यों न्यूज़ में है। तो जो सारी बातें हैं, इन सब बातों को, क्रक्स को समझने के लिए आज हम आपसे मिले हैं। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है द क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। फिलहाल बेटा, मिडल ईस्ट की कहानी को समझने से पहले आपको एक कहानी समझनी है। कई साल पहले मिडल ईस्ट क्षेत्र जिसको आप देखते हो बेटा, वो ये वाला क्षेत्र है आपका, जिसको आप आज मिडल ईस्ट के नाम से जानते हैं, ये वाला, जिसके अंदर बेसिकली आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक देश इजिप्ट है। ठीक है जी, हमारे पास सऊदी अरब का एक देश है, हमारे पास कुवैत है, हमारे पास इराक है, हमारे पास ईरान है, फिर टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है। जो ये वाला क्षेत्र है कॉम्प्लेक्सिटी में, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र आपका मिडिल ईस्ट कहलाता है। अगर आप सही से कुछ सालों पहले की बात करें, कई वर्ष पहले जाएंगे अगर आप, तो ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है बेटा, यहाँ पे एक बहुत बड़े परिवार का शासन था, उसका नाम है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर का नाम सुनते ही आप इस बात को सोच के रखें कि जो ऑटोमन एम्पायर है बेटा, ये ऑटोमन एम्पायर सही मायने में, ये ऑटोमन एम्पायर सही मायने में इस मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों पे कई साल पहले शासन किया करते थे। और जब मैं ऑटोमन्स की बात करता हूँ, बेसिकली ऑटोमन्स में कौन शासन करता था बेटा, तो आप मान के चलेंगे कि ऑटोमन एम्पायर जो है, इसकी स्थापना 1453, जो 1453 का इवेंट है वहां हुई थी। अब बात को समझो, थोड़ी कहानी समझते हैं बेटा। कहानी कुछ ऐसी है, कहानी बेटा कुछ आपकी ऐसी है, और ये कहानी आपको ले जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ। आप देखें ध्यान से, कहानी कुछ ऐसी, कहानी ये कहती है बेटा कि लगभग लगभग 1453 के अंदर, 1453 के अंदर एक स्थान था, और उस स्थान का नाम था बेटा कॉन्स्टेंटिनोपल। ध्यान समझेंगे, उस स्थान का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। और जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है, इस कॉन्स्टेंटिनोपल नामक क्षेत्र के आसपास जो था, एक नए परिवार का उदय हुआ, और उस नए परिवार का नाम बना ऑटोमन टर्क। इन्हीं को हम ऑटोमन टर्क या तुर्क साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जिनकी सही मायने में स्थापना 1453 में हुई। 1453 में जब ऑटोमन्स लोगों ने बेटा कब्जा करना शुरू किया अपने उन क्षेत्रों पे, ध्यान देना, जब 1453 के अंदर ऑटोमन तुर्कियों ने इस मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र पे कब्जा करना शुरू कर दिया, ऐसो कब्जा लिया, तो इससे एक बहुत खतरनाक चीज हुई बेटा। जितने भी भारतीय थे, जितने भी चाइना थे, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या यूरोप के देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इन सब के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्या हो गई कि ये लोग प्राचीन तौर पे ही इंडिया, चाइना के साथ व्यापार करते आते थे। और जब भी ये व्यापार करते थे बेटा, तो ये इनको एक समस्या ये होती थी कि व्यापार करने के लिए इनको इसी क्षेत्र से गुजरना पड़ता था जहां पे ऑटोमन तुर्कियों का शासन हुआ बाद में।
तो इन्हीं क्षेत्रों से गुजर के बेटा, इन्हीं क्षेत्रों से गुजर के इस तरीके से जो व्यापार होता था, ये व्यापार पहुंचता था यूरोप। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई इंसान चीन और इंडिया से कभी भी व्यापार करने के लिए आ जाता था यूरोप के क्षेत्रों में, तो उनको ट्रेडिशनली तौर पे, आम तौर पे उनको जिस रास्ते से गुजरना पड़ता था वो होता था रेशम मार्ग, सिल्क रूट। और ये रेशम मार्ग जो था, इस पे कब्जा हो गया 1453 के अंदर ऑटोमन तुर्कियों का। और जैसे ऑटोमन तुर्कियों ने 1453 में कब्जा कर लिया बेटा इस प्राचीन सिल्क मार्ग पे, कॉन्स्टेंटिनोपल को गिराने के बाद, वैसे ही इन क्षेत्रों में तुर्कियों के शासन की शुरुआत हुई। जब तुर्कियों ने अपना शासन संभाला बेटा, तो समस्या ये बन गई, जितने भी यूरोप के देश थे ये मजबूर हो गए तुर्कियों के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन तुर्क जो थे वो इस्लामिक थे, पूरे तरीके से उन्होंने इस्लामिक मान रखा था। और वहीं पर जो ये आपके यूरोपियंस थे, क्रिश्चियंस हुआ करते थे। तो तुर्क इस्लामी हो गए, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस, ये सब क्या हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। इस्लाम और क्रिश्चियंस के बीच में बेटा संघर्षों की शुरुआत हुई, और उस संघर्षों की शुरुआत ने ब्रिटेन और जितने भी यूरोप के देश थे उनको मजबूर किया। क्योंकि अब जिन रास्तों पे शासन करते थे किसी जमाने में वो रोमन एम्पायर, उस जगहों पे शासन हो गया आपके तुर्क राजाओं का। और जब भी कोई व्यापारी निकलता था तुर्क के क्षेत्रों से यूरोप व्यापार करने के लिए, अगर वो यूरोपीय व्यापारी है, वो ईसाई व्यापारी है, तो उसको रोक के उस पे अधिक कर लगाए जाने लग गए, अधिक टैक्स लगने लग गए। अब ये टैक्स ने क्या कर दिया, यूरोप के राजाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अगर ऐसा चलता रहा तो समस्या बढ़ जाएगी, और समस्या बढ़ गई तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम पूरी तरीके से गरीब हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक नए रास्ते की खोज करना शुरू करी। और बाद में आप अगर जानते होंगे, भारतीय इतिहास को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो 1498 में वास्को डिगामा नाम का जो व्यक्ति भारत आया था, वो 1458 में इसीलिए आया, उससे पहले इसलिए कोई भी भारत में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो प्राचीन रेशम ट्रेड रूट था उस पर कब्जा उसका तुर्कियों का हो चुका था। अब इससे क्या हुआ बेटा, जब ब्रिटेन ने या फिर यूरोपियंस ने एक नया मार्ग निकाल लिया भारत तक आने का, चीन तक जुड़ने के लिए, तो उनकी इस सिल्क रूट पे जो वो थी निर्भरता, डिपेंडेंसी थी, वो खत्म से होने लग गई। जब उनकी निर्भरता इस पे खत्म हो गई बेटा, तो उससे एक कहानी ये शुरू हुई कि तुर्क जो था अब वो अपने जगह ताकतवर हो रहा था, और धीरे धीरे यूरोप की नई शक्तियां उभरने लग गई। लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ बेटा कि जो ये पूरा क्षेत्र था, यहां से लेके यहां तक तुर्क फैले हुए थे, ऑटोमन तुर्कों का शासन हुआ करता था। इन क्षेत्रों में अब क्या हुआ, व्यापार करने के लिए व्यापक तौर पे किसी भी यूरोपियन को क्या करना पड़ता था, ट्रेड करने के लिए किसी भी यूरोपीय शक्ति को क्या करना पड़ता था, यूरोप से निकलना पड़ेगा, फिर अफ्रीका को क्रॉस करना पड़ेगा, अफ्रीका को क्रॉस करने के बाद फिर नीचे आना पड़ेगा अफ्रीका के, अफ्रीका से उसके बाद अरब सागर से होते हुए इंडिया आना पड़ेगा। बहुत लंबा रास्ता होता था। इस लंबे रास्ते को शॉर्टकट कर दिया गया एक हालात में आके। जो बेटा ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला पर्टिकुलर क्षेत्र जो है, इस वाले क्षेत्र के अंदर आज के समय एक कैनाल है, एक नहर है, उसे कहा जाता है स्वेज कनाल। आपने नाम सुना होगा, स्वेज कनाल का नाम सुना होगा। अब जो ये स्वेज कनाल है, ये बेटा 1659 में बन के तैयार हो गई और स्वेज कनाल शुरू हो गई। अब स्वेज कनाल की खास बात क्या थी बेटा, कि अगर आप स्वेज कनाल को सही तौर पे देखेंगे तो यहां पे आपका स्वेज कनाल बनाया गया है कुछ इस तरीके से। और स्वेज कनाल जो है, एक तरफ से जो ये रेड सी था, लाल सागर था, रेड सी जो था, इसको जोड़ता था मेडिटेरेनियन सी से। अब जितने भी यूरोपियन होते थे बेटा, जितने भी यूरोपियन होते थे, वो अफ्रीका क्रॉस नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि क्यों ना हम इसी रास्ते से होते हुए स्वेज कनाल का प्रयोग करते हुए अरब सागर में आ जाए और अरब सागर से आके सीधे भारत का व्यापार कर लें। अब जो ये व्यापार का रास्ता था, ये वाला व्यापार का रास्ता जब नया स्टैब्लिश हुआ, नया बनना शुरू हुआ, तो इस नए रास्ते ने ब्रिटेन जैसे देश के लिए एक उम्मीद जगा दी। और वो उम्मीद ये जगी कि अगर हम स्वेज पे कब्जा कर लें या स्वेज के राजनेताओं को हम प्रभावित करके स्वेज को अपने नियंत्रण में ले लेंगे, तो हमें इतना लंबा रास्ता अफ्रीका से क्रॉस करके नहीं जाना पड़ेगा। इस तरीके से, इस वजह से ब्रिटेन ने क्या किया, इन क्षेत्रों में अपने इंटरेस्ट और अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू हुआ किया। और उसका एक बड़ा प्रभाव ये निकला बेटा, उसका एक बड़ा प्रभाव क्या निकला कि 1888 तक आते आते इंग्लैंड ने क्या किया, जो ये वाला स्वेज कैनाल का क्षेत्र जो इजिप्ट के हाथों में था, इजिप्ट को अपना दोस्त बना लिया। और इजिप्ट को दोस्त बनाने के बाद स्वेज कैनाल का प्रयोग करने लगा। वहीं पे बेटा अब ब्रिटेन ने क्या किया बेटा, यहीं पे अंग्रेजों ने एक और अपनी षड्यंत्र की नीति शुरू कर दी। जो ये वाला क्षेत्र था बेटा आपका, ये वाला ऑटोमन वाला क्षेत्र था, ऑटोमन का जो इधर वाला क्षेत्र था बेटा, ये और जो हिस्सा था ऑटोमन का, इतना जो क्षेत्र था ऑटोमन्स का, ये वाला,
ये पूरी तरीके से यूरोप के अंदर आता था, ये पूरी तरीके से यूरोप के अंदर आता था बेटा। ये वाला क्षेत्र कंप्लीटली वाज द पार्ट ऑफ यूरोप, ये पूरी तरीके से यूरोप का हिस्सा था बेटा। ये वाला जो हिस्सा था यूरोप के अंदर था, बाकी जो इधर वाला हिस्सा था ये एशिया के अंदर था। ये वाला हिस्सा जो था उसका ऑटोमन वालों का, ये एशिया के अंदर था। अब ब्रिटेन ने एक दांव खेला बेटा, और बहुत खतरनाक दांव खेला। उसने क्या किया, जो ये वाले क्षेत्र के लोग थे ना बेटा, इनको आज के शब्द में बाल्कन कहा जाता है। बाल्कन, यूरोप के अंदर बाल्कन राज्य है, वही बाल्कन यहां पे थे। तो अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन बाल्कन क्षेत्र के लोगों को यह बोलना शुरू कर दिया कि ये सही समय है, आप किससे अलग हो जाओ, ऑटोमन राजाओं से अलग हो जाओ। और उसके बाद एक तो ब्रिटेन ने अपने आप को यहां बैठा लिया बेटा, ऊपर से उसने क्या किया, इन बाल्कनों से कहना शुरू कर दिया कि आप तुर्की से अलग हो जाओ, ऑटोमन से अलग हो जाओ। और जब बाल्कन्स ने ऑटोमन से अलग होने की बात करी, तो ये बात हजम नहीं हुई ऑटोमन के राजाओं को। ऑटोमन के राजाओं को लगा यार ये क्या हो रहा है, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो कि तुम हमारे क्षेत्रों के लोगों को हमसे अलग होने की बात कर रहे हो। और बेटा सिर्फ बात नहीं बोली, 1912 तक आते आते इन बाल्कन राज्यों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन बाल्कन राज्यों ने क्या करना शुरू कर दिया, खुद इन्होंने तुर्की के साथ 1912 तक आते आते तुर्क के साथ इन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया और अपने आप को तुर्कियों से अलग मानना शुरू कर दिया इन बाल्कन क्षेत्रों ने। 1912 तक आते आते अंग्रेजों की बनाई गई साजिश के चलते हुए ये बाल्कन राज्य तुर्क से अलग हो गए। ऊपर से अपने व्यापार को ताकतवर करने के लिए अंग्रेजों ने इस जो ये आपका प्राचीन सिल्क रूट था उसका बाईपास निकाले क्या कर दिया, इस स्वेज कनाल का प्रयोग करने लग गया। और उसके साथ साथ बेटा धीरे धीरे ब्रिटेन का जो इंटरेस्ट था वो यूएई और बहरीन जैसे क्षेत्रों में बढ़ने लग गया। जैसे ब्रिटेन का इंटरेस्ट बेटा इन आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने लगा, वैसे ही संकट में आ गया आपके ऑटोमन राजा। ऑटोमन्स को लगा यार ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमें पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑटोमन राजा अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करने लग गए। उन्हें लगा कि अब खतरा है, ब्रिटेन की बढ़ती शक्ति कभी भी हमें मात दे सकती है। लेकिन अब कमाल की बात क्या थी बेटा, जब तक ऑटोमन के राजा ताकतवर थे, जितना ये पूरा क्षेत्र मैंने बनाया, जब तक ऑटोमन के राजा ताकतवर थे तब तक ऑटोमन बहुत खुशहाल था। और ऑटोमन के अंदर जितने भी लोग आते थे, हालांकि ऑटोमन मुसलमानों का एक बहुत बड़ा राज्य था, पर वो था साम्राज्य, लेकिन इस साम्राज्य के अंदर कई प्रकार के विभिन्न विभिन्न ग्रुप भी रहा करते थे। इसमें यहूदी भी थे, इसमें ईसाई भी, क्रिश्चियंस भी थे, इसमें फारसी भी थे, इसमें कुर्द भी थे और इसमें अरबी भी थे। मतलब ऑटोमन के अंदर हर एक परिवार या हर एक तरह के लोग रहा करते थे ऑटोमन में। लेकिन सब खुश थे क्योंकि ऑटोमन एक साम्राज्य था जिसने सबके बागडोरों को पकड़ रखा था, खुशहाल जीवन चल रहा था। लेकिन ब्रिटेन ये करने वाला नहीं था बेटा। और ऑटोमन जैसे धीरे धीरे कमजोर होने लगा बेटा, जैसे तुर्क साम्राज्य, तुर्की प्रांत जैसे हल्का हल्का कमजोर होने लग गया, तुर्की को समझ आ गया कि ब्रिटेन की बढ़ती शक्ति हमारे लिए खतरा है। इसलिए इस ब्रिटेन की बढ़ती शक्ति को हमें खत्म करने के लिए कुछ दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, कुछ दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। और यही दोस्तों की जरूरत को बेटा पूरा किया गया 1914 में। 1914 में जैसा कि आप जानते हैं बेटा, पहले वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई जो कि 1918 तक चला। नहीं समझना, सारी कहानी समझ आ जाएगी बेटा। 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। जैसे ही पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ बेटा, वैसे ही पूरा जो दुनिया था वो दो हिस्सों में बढ़ गई। एक तरफ बैठे हुए थे ब्रिटेन के नेतृत्व और ब्रिटेन के साथ फ्रांस, फ्रांस के साथ रूस और रूस के साथ इटली, ये सब बैठे हुए थे बेटा। उनके अपोजिट में एक तरफ बैठा हुआ था जर्मनी, जर्मनी के साथ बैठा हुआ था बेटा ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के साथ बैठा हुआ था ऑटोमन। और ऑटोमन ने जर्मनी का साथ दिया ही इसलिए क्योंकि ऑटोमन्स को समझ आ चुका था कि अगर ब्रिटेन ताकतवर हो गया हमारे क्षेत्रों के अंदर तो ब्रिटेन हमारी चलने नहीं देगा, और ब्रिटेन अगर चलने नहीं देगा तो हमें दिक्कतें क्या होगी कि हमें इन फ्यूचर में कमजोर होना पड़ेगा। इस चक्कर में बेटा 1914 से लेकर 1918 के मध्य में युद्ध हुआ। लेकिन ब्रिटेन ने बहुत साजिश समझी, साजिश रची थी बेटा। उसने 1912 में ही जो तुर्क के क्षेत्र थे ना, बताया था मैंने, ये वाले जो बाल्कन क्षेत्र थे, ये वाले, इन बाल्कन क्षेत्रों को पहले से ही अलग कर दिया था 1912 में। और जो ये वाले क्षेत्र थे, ये वाले क्षेत्र रूस ने कब्जा लिए थे पहले से ही। तो जो ये वाला क्षेत्र था ऑटोमन राजाओं का, ये एक तरीके से कहा जाने लगा कि यूरोप का सबसे बीमार क्षेत्र है। यूरोप का सबसे खराब क्षेत्र जो था वो तुर्की को मानने लगे वो लोग, ऑटोमन, क्योंकि अधिकतर यूरोप जो था वो क्रिश्चियंस था। केवल तुर्क ऑटोमन ऐसे थे जो क्या थे बेटा, आपके इस्लामिक थे। लेकिन इनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लग गई। कोई साम्राज्य कब तक चलेगा,
भाई 1453 में अगर स्थापना हुई थी तो भाई अगर 1923 में खत्म हुए थे तो आप लगा लोगे करीबन करीबन 500 सालों का साम्राज्य चला बेटा इनका। अब 500 सालों में एक समय ऐसा तो होता नहीं, इंसान कमजोर होता है, ये वही समय था। और यूरोप में एक ऐसी हवा चली, उस हवा ने बोलना शुरू कर दिया कि तुर्की जो है यूरोप का सबसे खराब हिस्सा है, इसको हटाया जाए। और इसी खराब हिस्से का हिस्सा कोई भी बड़ा दूसरा राजा नहीं होना चाहता था, क्षेत्र नहीं होना चाहता था, इसलिए इन बाल्कन्स ने अपने आप को 1911 और 12 में तुर्क से अलग कर लिया। यहां पे जो सेनाई युद्ध हुआ उसमें तुर्क थोड़ा कमजोर पड़ गया, ऊपर से यहां तक इनका बेटा प्रांत फैला हुआ था, तुर्कियों का प्रांत यहां तक फैला हुआ था। लेकिन धीरे धीरे अफ्रीका के अंदर फ्रांस और ब्रिटेन की बढ़ती शक्ति ने क्या किया, अफ्रीका के कई क्षेत्रों को, मोरक्को को, अल्जीरिया को, टूनीशिया को, इन सबको अपने कब्जे में ले लिया। यहां तक कि जो इजिप्ट का क्षेत्र था वो भी अब पूरी तरीके से ब्रिटेन के प्रभाव में आ चुका था। तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो कि जो तुर्क थे वो कमजोर, अपने आप को सिकुड़ता हुआ महसूस कर रहे थे। इस सिकुड़ने से बाहर निकलने के लिए उन्होंने जर्मनी का साथ दिया। और जर्मनी का साथ देने के बाद बेटा ये जर्मनी का साथ देने के बाद जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ये ऑटमन, इनका साथ देने के बाद भाई पहला युद्ध लड़ा गया। और पहले वर्ल्ड वॉर के अंदर बेटा क्या महान काम हुआ, पहले वर्ल्ड वॉर के अंदर अब एक तरफ कौन बैठा हुआ बेटा, ये तीन लोग बैठे हुए हैं, ब्रिटिश, रशिया और इटली और फ्रांस। महत्वपूर्ण तीन है, ब्रिटिश, रशिया और फ्रांस, ये तीन महत्वपूर्ण है। इन तीनों ने बेटा मिलकर एक संधि रच ली, इन तीनों ने मिलकर एक संधि रच ली। और उस संधि में उन्होंने ये कहा कि 1916 के अंदर इन्होंने ट्रीटी करी, एक संधि करी। उस संधि के अंदर उन्होंने कहा कि जब हम ऑटोमन्स को खत्म कर देंगे तो ऑटोमन के क्षेत्रों को बांटे किस तरीके से। अब सवाल यह है कि सर ऑटोमन के क्षेत्रों को इन्हें खत्म करने की इतनी जल्दबाजी क्यों पड़ी है। तो एक तो ये कहानी है कि सर 1453 में इन्होंने क्या किया था, इनका व्यापार रोक दिया था, इसलिए ऑटोमन को खत्म करना अंग्रेजों की एक वो शान के लिए था कि भाई हाँ ऑटोमन खत्म कर दिया। दूसरा ये इस्लामिक थे और जो ये क्रिश्चियंस थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया वाले, शायद ये भी हो सकता है बेटा। ये इन दोनों के अलावा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो था बेटा कच्चा तेल। 1908 तक आते आते बेटा ये इस बात की घोषणा हो चुकी थी ईरान के अंदर, और इराक के अंदर बेटा इस बात की घोषणा हो चुकी थी कि जो पूरा आपका मिडिल ईस्ट का क्षेत्र है, जो सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान क्षेत्र है, इनके अंदर दुनिया के 50% क्रूड ऑयल पड़े हुए हैं। और ब्रिटेन और फ्रांस और रूस इस बात को जानते थे कि भाई अगर हमें अपने देश, अपने आप को ताकतवर करना है तो हमें कच्चे तेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो 20वीं शताब्दी है ये उसकी है, क्रूड ऑयल की है, काले तेल की है। और इसी काले तेल की भरमार जब मिली मिडिल ईस्ट के अंदर बेटा, तो तुर्क को खत्म करना सबसे पहला कारण बन गया। तो 14 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ बेटा, पहले विश्व युद्ध के अंदर जो ब्रिटेन था उसने समझ लिया था कि भाई तुर्क को खत्म करना है, तुर्क और फ्रांस, मतलब तुर्क खत्म करना है। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने मिलकर एक प्लान बनाया कि जब हम तुर्कियों को खत्म कर देंगे बेटा, 1916 में बेटा प्लान बनाया उन्होंने। युद्ध चल रहा है, एक तरफ युद्ध चल रहा है और ये जान चुके थे कि तुर्क तो हारेगा हारेगा, क्योंकि तुर्क पहले से कमजोर हो रहा धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा कि तुर्क के क्षेत्रों को हम किस तरीके से बांटेंगे, और तुर्क के क्षेत्रों को बांटने के लिए बेटा इन्होंने मिलकर एक संधि करी। उस संधि का नाम रखा इन्होंने साइकिस पिकॉट। ये संधि आप पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए ज्ञान के जरूरी है बेटा। इन्होंने साइकिस पिकॉट की संधि पे हस्ताक्षर किए, और साइकिस पिकॉट की संधि साइन करने के बाद जितने भी तुर्क का क्षेत्र था बेटा, ऑटोमन का क्षेत्र था, इनको इन्होंने इस तरीके से बांट लिया कि आप देखना कि क्या कमाल की स्ट्रेटजी लगाई इन्होंने। इन्होंने बोला कि जो कुवैत वाला क्षेत्र है और जो इराक वाला क्षेत्र है, इस पे ब्रिटेन का शासन होगा या ब्रिटेन के प्रभाव में रहेंगे ये क्षेत्र। जो सीरिया और यहां बेटा लेबनान वाला क्षेत्र होगा, इन क्षेत्रों पे प्रभाव रहेगा फ्रांस का। और जो ये ऊपर आर्मेनिया वाला क्षेत्र होगा, इस पे प्रभाव होगा रूस का। इसका मतलब ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और रूस ने 1916 में साइकोस पिकॉट की संधि के बाद यह सोच लिया कि जब ऑटोमन्स को हम खत्म कर देंगे तो उनके हिस्सों को हम किस तरीके से बांटेंगे। अब जब इन्होंने बेटा ये बंटवारा किया, ऑटोमन को हराने के बाद ये बंटवारा करेंगे ये जानते थे। 1918 तक आते आते बेटा पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। 1918 तक आते आते पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, और जैसे बेटा पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, वैसे ही उन्होंने जो सपना देखा था उसको तो पूरा करना ही था कि जो मिडिल ईस्ट का जो आपका मध्य क्षेत्र वाला हिस्सा है उसको कब्जाएं किस तरीके से। लेकिन अब इसी बात पे उन्होंने एक बेटा और गेम खेला, और ये गेम बहुत बड़ा एक ब्लंडर बना, लेकिन जिसने बाद में मिडिल ईस्ट की अवस्थाओं को और वो कर दिया, खतरनाक कर दिया।
क्या हुआ बेटा, 1917 में अंग्रेजों ने एक घोषणा करी और उस घोषणा को बोला बेटा बेल्फोर डिक्लेरेशन। 1917 में अंग्रेजों ने घोषणा करी, उसको बोला बेल्फोर डिक्लेरेशन। ये उस डिक्लेरेशन घोषणा पत्र का वास्तविक स्वरूप है। इस डिक्लेरेशन के अंदर बेटा अंग्रेजों ने इस बात का आश्वासन दिया, अंग्रेजों ने इस बात का आश्वासन दिया कि जो जूइश लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, इन यहूदी लोगों के लिए हम एक क्षेत्र बनाएंगे। और वो क्षेत्र कहां पे होगा, वो क्षेत्र कहां पे होगा बेटा, वो क्षेत्र होगा ये जो पैलेस्टीन वाला क्षेत्र है यहां पे। क्योंकि सीरिया फ्रांस के कंट्रोल में, आर्मेनिया रूस के कंट्रोल में, इराक और कुवैत ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गए। लेकिन जो ये पैलेस्टीन नाम का क्षेत्र था, इस पैलेस्टीन नाम के क्षेत्र पे तीनों ने कहा कि हम मिलके संयुक्त शासन करेंगे अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से। और 17 में ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि इसी पैलेस्टीन के नामक क्षेत्र के आसपास हम यहूदियों को उनका एक घर देंगे इजराइल नाम का। हालांकि घोषणा हुई पर अभी नाम नहीं दिया, उन्होंने 17 में बता दिया कि हम इनको ये देने वाले हैं। तो एक तरीके से उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट को अपने हिस्से के लिए बांट लिया बेटा। और उसके बाद उन्होंने इजराइल बनाने की घोषणा भी कर दी। इससे दुनिया भर के यहूदियों को लगा कि भाई मजा आने वाला है। अब सवाल यह है कि जब ऑटोमन्स खत्म हो रहे थे तो ऑटोमन्स के लोगों ने ब्रिटेन फ्रांस रूस का साथ ही क्यों दिया? वो बगावत कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे। बेटा यहां भी ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया की एक चाल हुई। ब्रिटेन फ्रांस और रूस ने क्या किया बेटा, अरब के सब देशों को, इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन, कुवैत, इजिप्ट, सबको इस बात का आश्वासन दिया कि आप लोगों के लिए हम एक देश बनाएंगे, उसका नाम होगा अरब नेशन। संयुक्त अरब राष्ट्र बनाया जाएगा जिसमें सारे अरबी लोग बैठे होंगे। भाई जैसे ये घोषणा हुई, अरब के सब लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया कि इवेंचुअली ऑटोमन्स के खत्म होने के बाद हमें एक गणतंत्र राज्य मिल जाएगा अरबियों का, हम मजे से जिंदगी जिएंगे। लेकिन अंग्रेज बेटा इस इरादे में नहीं थे। अंग्रेज वास्तव में क्या चाहते थे कि हम कब्जा करेंगे इनके उन क्षेत्रों पे जहां पे तेल के भंडार की खोज हो चुकी थी। अब जैसे बेटा पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 के अंदर, और 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ। 19 के अंदर बेटा 1919 में एक संधि हुई, उसे कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इस संधि के बाद ये डिसाइड हो चुका था कि जो ब्रिटेन है वो दुनिया का मालिक है, उस फ्रांस दुनिया का मालिक है, रूस दुनिया का मालिक है। और उन्होंने क्या किया, जो तुर्क नाम का देश था उनके टुकड़े करना शुरू कर दिए। तुर्कियों के जब टुकड़े करना शुरू कर दिए बेटा तो 1920 में एक और संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सेवरेस। ध्यान समझेंगे, 1920 में एक संधि और करी अंग्रेजों ने बेटा, उसको कहा गया सेवरेस की संधि। सेवरेस की संधि के चलते हुए अंग्रेजों ने इस बात की घोषणा कर दी कि जो ऑटोमन के राजा होते थे उनको खलीफा या कैलिफ बोलते थे, वो ऑटोमन के राजाओं के पद को खत्म कर देने के बाद अब वहां पे हम गणतंत्र बनाएंगे। जैसे ये घोषणा हुई बेटा वैसे ही क्या होना शुरू हो गया, ऑटोमन्स के लोगों ने बगावत करना शुरू कर दी। और अब्दुल पाशा जो थे, अब्दुल पाशा नाम आपको याद रखना है, उनके नेतृत्व में ब्रिटेन ने क्या बोला कि पाशा साहब आप कंट्रोल करिए किसी भी तरीके से इन लोगों को। और 1923 के तक आते आते बेटा पूरी तरीके से जो ऑटोमन एम्पायर था इसको खत्म करके आधुनिक तुर्की का निर्माण कर दिया गया। अब ऑटोमन को हटा के तुर्की बना दिया गया। तो ऑटोमन के प्रांतों को स्काइस पिकॉट की संधि थी उसके हिसाब से इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। लेकिन बेटा जब इन्होंने इनको बांटा बेटा, जब अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, पूरे इस क्षेत्र को बांट लिया बेटा। तो जैसे ये समझ आता है ना कि यहाँ सेवरेस की संधि हुई, फिर उसके बाद 23 में लुजियाना की संधि हुई। तो 20 की संधि में ऑटोमन्स को खत्म कर दिया गया और लुजियाना की संधि में आके जो ऑटोमन था उसको हमने तुर्की नाम दे दिया था। अब आपको एक बात समझ आएगी कि जब ऐसा काम हो रहा था बेटा, तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर, बहरीन, कुवैत है, इन सब क्षेत्रों का जब बंटवारा किया अंग्रेजों ने बेटा, या इनको अपने हिसाब से बांटना शुरू कर दिया, इन लोगों ने एक चीज पता क्या मिस कर दी कि ऑटोमन जब राज करते थे बेटा, तो ऑटोमन सही मायने में शासन जब कर रहे थे तो ऑटोमन ने देख इन सब लोगों को एक झंडे के नीचे रखा था। जूइश हो, क्रिश्चियंस हो, पर्शियन हो, कुर्द हो, अरब हो, सब एक साथ थे, खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन जब ब्रिटेन ने बेटा और फ्रांस ने और रूस ने बांटा इन क्षेत्रों को, तो इन्होंने इसको अपने किसके लिए बांटा, अपने लाभ के लिए बांटा, और इन्होंने इन लोगों के बारे में नहीं सोचा बेटा। और ये वो सबसे बड़ी गलती मानी गई ब्रिटेन की कि अगर ब्रिटेन ने लोगों को उनकी कौमों के हिसाब से, जाति के हिसाब से और रेस के हिसाब से बांटा होता मिडिल ईस्ट के अंदर, तो लोग खुश होते।
इन्होंने बिना देखे अपने लाभ के चक्कर में तेल प्राप्त करने के लिए टुकड़े कर डाले मिडिल ईस्ट के। जैसे मिडिल ईस्ट के टुकड़े किए इन्होंने अपने लाभ के लिए, तो इन्होंने पता क्या किया, अब समस्या यहां बनना शुरू हुई बेटा। अब इन्होंने ये प्रांत बना दिया। तो जब इन्होंने टर्की बनाया लुजियाना की संधि के बाद, तो इनको ये समझ आया कि जो ये वाला क्षेत्र है ना, येलो वाला क्षेत्र, यहां पे कुर्द नाम के लोग रहा करते हैं, यहां पे कुर्द नाम के लोग रहते हैं, कुर्द। अब ये जो कुर्दिश लोग हैं बेटा, ये अलग ही कल्चर के लोग थे। अब ये कुर्दिश लोगों का क्षेत्र था। अब ये देखो, तुर्की और ईरान के अंदर कुर्द लोगों को इन्होंने अलग बांट दिया होता तो कुर्द लोग समस्या में नहीं होते। कुर्द लोगों को इन्होंने 3 लोगों के अलग अलग बांट दिया। अब एक ही कौम थी जो ताकतवर थी, उन्हें 3 हिस्सों में बांटने के बाद माइनॉरिटी अल्पसंख्यक बना दिया गया और इसलिए उन पे अत्याचार होना शुरू हो गए। अब अगर आप अगर बेटा आप बात करोगे इराक की बात करो, तो अगर आप इराक के नक्शे को देखोगे तो इराक के नक्शे को अंग्रेजों ने किस तरीके से बांटा कि ऊपर वाला जो है बेटा, ये वाला क्षेत्र था, ये तो कुर्द का क्षेत्र हो गया, कुर्दिस्तान, जिसमें कुर्द जाति रहती थी इराक के अंदर। इधर सुन्नी मुसलमान रहने लग गए, इधर शिया मुसलमान रहने लग गए। इसका मतलब एक छोटा सा ही प्रांत बनाया, उसके अंदर 3 कौमें डाल दी, शिया, सुन्नी और कुर्द। अब भाई अगर एक छोटा सा प्रांत है, उसमें सबसे कम कुर्द हैं, फिर सबसे अधिक सुन्नी है, उससे भी कम शिया है, तो सुन्नी लोग शिया पर अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि सुन्नियों को लगेगा कि शिया जबरदस्ती यहां बैठे हुए हैं, उनको भगाया जाएगा। वैसे ही कुर्द वालों को भगाया जाएगा और फिर कुर्द अपने आप की रक्षा करने के लिए शिया को मारेंगे, सुन्नियों को मारेंगे। इस चक्कर में इराक के अंदर बेटा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बन गई, राजनीतिक अस्थिरता। भारत के अंदर भी तो ये हुआ कि नहीं हुआ? कुछ सिखों ने खलिस्तान की मांग कर दी। 1950 के बाद खलिस्तान एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। 2025 चल रहा है, आज तक सॉल्व नहीं हुआ। तो भाई हमेशा ये जो समस्या थी, ये यहां बेचा, ये बीज बोए गए अंग्रेजों के द्वारा, ये वाले। तो जहां जहां अंग्रेज गए हैं छोड़ के, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे श्रीलंका हो, जहां उन्होंने छोड़ा है वहां पे समस्याएं छोड़ के गए। एक समस्या मिडिल ईस्ट की यहां छोड़ के गए। फिर इन्होंने देखो तुर्क के साथ क्या कर दिया, ऑटोमन खत्म, तुर्की बना दिया, कुर्दिस्तान को अलग कर दिया, ईरान को अलग कर दिया, इराक में कर दिया। अब इराक का एक क्षेत्र था बेटा कुवैत को उन्होंने इराक से अलग कर दिया, ये भी कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद जो सीरिया नामक क्षेत्र बेटा आप देख रहे हो, सीरिया देख रहे हो, जो सीरिया है बेटा, सीरिया के अंदर भी सेम काम इन्होंने किया बेटा। सीरिया में भी अधिकतर एक कौम नहीं है, सीरिया को भी इन्होंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। सुन्नी, अधिकतर सुन्नी लोग हैं बेटा। फिर कुर्द, इन क्षेत्रों में बेटा कुर्दिश लोग बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। फिर इन क्षेत्रों में बेटा क्रिश्चियन बैठे हुए छोटे क्षेत्रों के अंदर। फिर देखोगे इस्माइली लोग बैठे हुए हैं बीच के अंदर, यहां इन क्षेत्रों में। फिर उसके बाद बेटा दरवेज लोग बैठे हुए हैं इन क्षेत्रों में। फिर अलवातीज लोग बैठे हुए हैं इन क्षेत्रों में। तो इसका मतलब अब क्या देख रहे हो कि यहां भी अंग्रेजों ने क्या किया, एक पूरे जो क्षेत्र है उसमें छोटी छोटी अलग अलग माइनॉरिटीज छोड़ दिए। अब आज यही तो हो रहा है, आज यही तो हो रहा है सीरिया के अंदर कि जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी बन जा रहे हैं, माइनॉरिटीज को खत्म करना शुरू कर दे रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति अपना घर छोड़ के भाग कर रूस चले गए। यही तो प्रॉब्लम है कि 3 बड़ी अलग अलग अगर रेस एक ही जगह पर रहेंगी बिना किसी ताकत और राजनेता के साथ, तो जैसे राजनेता कमजोर पड़ेगा कभी ना कभी, तो दूसरी ताकतें अपने आप सर उठाना शुरू कर देंगी। वही सीरिया के अंदर हुआ। अंग्रेजों ने यहां भी वही गलती करी बेटा। इसके बाद अंग्रेजों ने, जो मैंने बताया बेटा, उनका मेजर इंटरेस्ट क्या था, ऑयल। तब ऑयल का भंडार जो था, अगर आप देखोगे इराक जो क्षेत्र देखोगे, इराक के अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे तो कुवैत में बहुत सारा तेल का भंडार होने लग गया। अब जब कुवैत के अंदर तेल का भंडार निकल गया तो इराक को क्या लगेगा, ये तो हमारा क्षेत्र हुआ करता था, और इराक ने कुवैत पे कब्जा करना शुरू कर दिया और बाद में भी समस्याएं और बढ़ने लग जाएंगी। तो अब अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी समस्या जो शुरू हुई, पूरी लड़ाई की सबसे बड़ी जो समस्या थी, इस पूरी लड़ाई की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो यही शुरू हुई कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने और रूसियों ने इस तरीके से मिडिल ईस्ट को बांटा कि वहां पे जातियां अलग हो गई। ठीक है बेटा। अब उसके बाद ये सब बातें हो रही हैं पहले विश्व युद्ध के बाद। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया, ये सब बन गया। अब शुरू होती बेटा दूसरे विश्व युद्ध की कहानी। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में आते आते 1947 में, आप याद करो बेल्फोर डिक्लेरेशन जो किया था 1947 के अंदर, उसी बेल्फोर डिक्लेरेशन जो 1917 में किया था, जब ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया गया था यहूदियों के लिए एक सेपरेट लैंड बनाएंगे, उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए 1947 के अंदर इन्होंने यहूदियों के लिए एक जगह बनाई जिसका नाम था इजराइल।
तो 1947 के अंदर दो क्षेत्र बना दिए गए, एक बना दिया गया इजराइल और एक बना दिया गया पैलेस्टीन। हालांकि पैलेस्टीन पहले से ही था, लेकिन वहीं पे उन्होंने क्या बनाया, इजराइल नाम का एक नया देश बनाया 1947 के अंदर। जैसे ही 1947 में बेटा अंग्रेजों ने क्या किया, इजराइल बनाया, वैसे ही जो आसपास के अरब देश थे, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये लोग इस बात को नहीं संभाल पाए कि हमारे राष्ट्रों के बीच के अंदर एक यहूदी देश होगा। और उसके बाद जैसे बेटा इजराइल की स्थापना हुई 1947 के अंदर, वैसे ही 1948 अगले साल ही अरबियों ने क्या कर दिया, इजराइल पे आक्रमण कर दिया। इजराइल पे आक्रमण करके उस खत्म करना चाहते थे, लेकिन इजराइल कोइंसिडेंस ऐसा बना कि अपने आप को बचाने में सफल रहा। और इजराइल ने पहली बार 1948 के अंदर क्या किया, अपना दबदबा दिखाया पूरे अरब क्षेत्रों के बीच में कि हम हैं। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इजराइल और अरबियों का, जो खत्म आज तक नहीं, आपको पता है वो चलता रह रहा है। फिर उसके बाद बेटा जब इजराइल ने अरबियों पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो जो ये वाला क्षेत्र था ना, ये वाला क्षेत्र जहां पे ये अधिकतर ये वाला येलो वाला, ये अरब स्टेट के नाम से फेमस था, इसे पैलेस्टीन कहते थे बेटा। ये वाला हिस्सा पूरा पैलेस्टीन का था। जो ये पैलेस्टीन का क्षेत्र था, यहां बैठे होते थे अरबी लोग। तो जब अरब के साथ 1948 में युद्ध हुआ बेटा, तो पैलेस्टीन के लोगों को ये समझ आ गया कि जो यहूदी हैं हमें खत्म कर सकते हैं। इसलिए कई सारे जो पैलेस्टीन जो थे लोग थे, या अरब लोग थे, यहाँ छोड़ के जो इनके ऊपर का देश था लेबनान, वहां भाग गए। कहाँ भाग गए भाई, लेबनान भाग गए। लेबनान के अंदर 30% मुस्लिम थे, 70% क्रिश्चियंस थे। लेकिन समय ऐसा बदला कि यहाँ के कई सारे अरबी लोग भागे कहाँ चले गए थे, लेबनान। उस चक्कर में लेबनान के अंदर क्रिश्चियंस कम हो गए और उसके बाद इस्लामिक लोग ज्यादा हो गए। जैसे क्रिश्चियन कम हुए, इस्लाम ज्यादा हो गए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस शुरू, लेबनान भी क्राइसिस में चला गया भाई अपना। लेबनान भी नहीं बच पाया इस क्राइसिस से। फिर कहानी रुकी नहीं बेटा, कहानी आगे बढ़ती गई। फिर 1956 तक आते आते बेटा 1956 तक आते आते इजिप्ट की जो सरकार थी, वहां बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वहां के एक नए राष्ट्रपति होते हैं बेटा, गमाल अब्दुल नासिर। बात समझना, तो जो स्वेज कनाल बताया था ना मैंने, जिसका प्रयोग अंग्रेज कर रहे थे लाल सागर से जुड़ने के लिए, तो जब गमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट के राष्ट्रपति बने, तो गमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि जो ये स्वेज कनाल है, ये इजिप्ट की सीमा के अंदर आ रहा है और ये इजिप्ट की सीमा का हिस्सा है, तो इसका मतलब ये इजिप्ट का है। और इसलिए इन्होंने वहां पे बेटा राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि अगर ये इजिप्ट का क्षेत्र है तो इस पर इजिप्ट का शासन होगा, जब तक इजिप्ट से नहीं पूछेंगे कोई दूसरा देश यहां से व्यापार करने के जहाज लेके नहीं जा सकता। और जैसे ये कहना शुरू कर दिया बेटा, तो उसके बाद कहानी बदलना शुरू हो गई। गमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में जो स्वेज कनाल था, इसको पे कब्जा कर लिया और बोला कि हम नहीं खोलेंगे इसको। इस बात से ब्रिटेन और फ्रांस को समझ आया कि अगर गमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज कनाल नहीं खोला तो उनको दोबारा से वही अफ्रीका से घूम जाना पड़ेगा, जो कि उनके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए गमाल अब्दुल नासिर की सरकार के ऊपर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल तीनों ने मिलकर आक्रमण कर दिया। अब्दुल नासिर इजिप्ट के नए राष्ट्रपति थे, ताकतवर नहीं थे, कमजोर थे, लेकिन फिर भी ब्रिटेन प्लस फ्रांस प्लस इजराइल, इन तीनों ने मिलकर अटैक किया और गमाल अब्दुल नासिर को नहीं हरा पाया। और गमाल अब्दुल नासिर ने अपने आप को डिफेंड कर लिया। और जैसे बेटा गमाल अब्दुल नासिर ने अपने आप को डिफेंड किया, वैसे ही अब सवाल यह है कि सर ब्रिटेन हरा क्यों नहीं पाया? क्योंकि बेटा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। दो बड़े युद्ध लड़ने के बाद ब्रिटिश और फ्रांस अब वो ताकत नहीं रहेगी जो पहले हुआ करते थे, नहीं, अब खत्म हो चुके थे ये। तो जब जैसे गमाल अब्दुल नासिर ने अपने आप को होल्ड कर लिया उस जगह पे कि भाई हमारा है ये स्विस कैनाल, वैसे ही बेटा जो ये राष्ट्रवाद की भावना थी कि अब तो अरबियों का एक स्टेट बनेगा जिसके नेता होंगे इजिप्ट के नेता, वैसे ही विचारधारा बेटा आगे बढ़ने लगी। जैसे विचारधारा आगे बढ़ने लगी, जैसे धीरे धीरे विचारधारा बेटा आगे बढ़ने लगी, उसी का एक प्रभाव निकला यमन के अंदर। जो यमन नाम का देश था बेटा, यमन के अंदर लोगों ने गमाल अब्दुल नासिर की विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिया। यमन में आधे लोगों ने अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित कर दिया और कहने लग गए जो यहाँ के राजा हैं वो अपने पद से हटे, अगर नहीं हटेंगे तख्ता पलट कर दिया जाएगा। जैसे तख्ता पलट की बात हुई है बेटा यमन के अंदर, तो जो यमन के राजा थे वो घबरा से गए, तख्ता पलट भी होने गया। उसी समय बेटा जो सऊदी अरब के राजशाही परिवार था, जो कुवैत का राजशाही परिवार था और जो जॉर्डन का राजशाही परिवार था, इन तीनों परिवारों को डर लगने लग गया कि अगर तख्ता पलट यमन में हो सकता है तो सऊदी अरब में हो सकता है, जॉर्डन में हो सकता है, कुवैत में हो सकता है। इस चक्कर के अंदर क्या हुआ बेटा, इन्होंने एक ऐसे इंसान का साथ मांगा जिसको कहते हैं हम यूएसए। यहां पिक्चर में आया बेटा अमेरिका।
और जैसे अमेरिका पिक्चर में आया, अमेरिका ने जॉर्डन, कुवैत और सऊदी अरब का साथ दिया, और इन तीनों ने मिलके यमन के उस परिवार का साथ दिया जो परिवार वहां का तानाशाही राजा परिवार था। और उसके अपोजिट में खड़े हुए थे कौन बेटा? यमन के राष्ट्रवादी लोग, जिनको सपोर्ट कर रहे थे इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर। और गमाल अब्दुल नासिर अच्छी तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे थे बेटा। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट ऐसा हुआ बेटा, ये सारा काम चल रहा है 1967-65 के आसपास। गमाल अब्दुल नासिर अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं यमन के किसको? राष्ट्रवादी लोगों को। उसी समय बेटा इजराइल ने क्या किया? फिर से आक्रमण कर दिया इजिप्ट के ऊपर। और जैसे ही इजिप्ट पे, हालांकि इजिप्ट पे लड़ाई, इजिप्ट पे छिड़क लड़ाई, वैसे ही बेटा जो स्वेज रास्ता ना, ये वाला जो स्वेज कैनाल है, इसको ब्लॉक कर दिया किसने बेटा? गमाल अब्दुल नासिर ने कहा कि अब दोबारा से मैं स्वेज को ब्लॉक कर रहा हूं, क्योंकि इजराइल यहां स्वेज तक पहुंच चुका था बेटा, स्वेज तक। स्वेज के इस तरफ तो इजिप्ट ही था, तो अपने आप को हिफाजत करने के लिए उन्होंने स्वेज कैनाल ब्लॉक कर दिया। और 8 साल का ये ब्लॉकेट चला बेटा। लेकिन 1970 में अनफॉर्चुनेटली बेटा क्या हुआ? गमाल अब्दुल नासिर की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। जो वहां के नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने घोषणा करी कि हम इजराइल को एक देश मानते हैं। और जैसे उन्होंने इजराइल को एक देश मान लिया, इजराइल और इजिप्ट की दुश्मनी क्या हो गई? खत्म हो गई। लेकिन ये बात जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। ये अभी भी इजराइल को दुश्मन मानते थे और इजराइल को एक नया देश नहीं मानते थे। पैलेस्टीन को देश मानते थे, इजराइल को देश वो नहीं मानते थे। इस चक्कर में इजराइल और जॉर्डन, सीरिया, लेबनान इनके बीच में क्राइसिस चलते रहे। वहीं इजिप्ट ने इस बात की घोषणा कर दी कि हम इनको देश मानते हैं। समस्या क्या हो गई? खत्म हो गई। और गमाल अब्दुल नासिर की मृत्यु के बाद बढ़ते हुए यमन के राष्ट्रवादी भावनाएं भी क्या हो गई? खत्म हो गई। इस चक्कर में जो सऊदी अरब था, कुवैत था, जॉर्डन था और यमन था, इन क्षेत्रों में दोबारा शाही परिवार आ गए। और लेकिन ये शाही जितने भी शाही परिवार थे, इनका जो नेतृत्व था वो यूएसए कर रहा था। और वहीं इजराइल का फुल सपोर्टर कौन बन चुका था? यूएसए बन चुका था। इस पूरे प्रोस्पेक्टिव में बेटा अब लोगों को ये कहानी तो समझ आ गई कि पूरी तरीके से जो इजराइल वाला क्षेत्र है, जो सिनाई वाला क्षेत्र है, और ये जो यमन, ये पूरी तरीके से अब अमेरिका के प्रभाव में आ चुका है। अब ये सोने पे सुहागा बेटा ऐसा हुआ कि ये सब चल रही रहा था कि इस बीच में 1980 तक आते आते जो ईरान नामक क्षेत्र था, ईरान के क्षेत्रों के अंदर एक बदलाव होना शुरू हो गया। और बदलाव ऐसा हुआ कि ईरान के अंदर एक नई गणतंत्र सरकार बन गई ईरान की। अब बात समझना, ईरान में गणतंत्र सरकार बन गई। वहीं जो इराक का क्षेत्र था बेटा, बात समझना, ईरान में गणतंत्र की सरकार बन गई। और वहीं जो इराक का क्षेत्र था, वहां भी अब सरकार बदल गई थी। ईरान और इराक दोनों शिया और सुन्नी कम्युनिटी के बीच में बटे हुए थे। तो जो अगर आप देखोगे इराक के क्षेत्रों को, तो इराक के अधिकतर जो तेल रिजर्व थे वो इतने क्षेत्रों में थे बस। इराक के बगदाद वाले क्षेत्रों में कोई भी तेल के भंडार नहीं थे। वहीं ईरान के इन क्षेत्रों में अधिकतर तेल के भंडार थे। ईरान जो था वो रिपब्लिक गणतंत्र था, इराक जो था वो तानाशाही था। तो ईरान की बढ़ती हुई विचारधाराओं से इराक को डरने लग गया। इराक में जो राजा थे और जो कमांडर थे वो सद्दाम हुसैन थे। इनको लगा कि अगर ईरान की विचारधाराएं हमारे तक पहुंच गई तो मैं इराक के उन क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा जहां अधिकतर कौन? शिया लोग रह रहे हैं। कौन रह रहा है? शिया लोग रह रहे हैं। और उनके भंडारों के, तेल के भंडारों पे मेरा कब्जा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। 1980 तक बेटा, 1980 से लेके 1988 तक 8 साल तक युद्ध चला इराक और ईरान के बीच में, गल्फ वॉर के नाम से। नतीजा कुछ नहीं निकला। गल्फ वॉर के खत्म होते ही सद्दाम हुसैन को इस बात का एहसास हुआ कि जो कुवैत है ये तो हमारा ही क्षेत्र हुआ करता था, हमारे क्षेत्र है, हम इस पे कब्जा करेंगे। और जो कुवैत है, यहाँ तेल के बहुत भंडार थे। तो सद्दाम हुसैन चाहते थे इराक के बाद कुवैत और कुवैत के बाद सऊदी अरब के क्षेत्रों पे अपना कब्जा करने के बाद मिडिल ईस्ट के 25% तेल के भंडारों का मालिक मैं बन जाऊं। लेकिन आप भूल चुके थे ये कि कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन ये तीनों कहीं ना कहीं प्रभावित थे, और इजराइल बेटा, ये चारों कहीं ना कहीं प्रभावित थे अमेरिका की राजनीति से। और जैसे ही कुवैत पे बेटा आक्रमण करना शुरू किया सद्दाम हुसैन ने, वैसे कुवैत की आज़ादी के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म करते हुए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। और उसके बाद 1990 तक आते आते जो सद्दाम हुसैन भैया थे ये अमेरिका कंट्रोल में चले गए थे। तो इस चक्कर में क्या हुआ बेटा, आप देखोगे कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद पूरी तरीके से जो ये वाला क्षेत्र था, ये सेंटर वाला क्षेत्र किसके कंट्रोल में चला गया? अमेरिका के कंट्रोल में चला गया। और 1990 तक आते आते आपको ये पता लग गया कि अभी भी यहाँ पे कोई स्टेबल सरकारें नहीं बन पाई, क्योंकि सबसे पहले रूल किसका शुरू हुआ? सबसे पहले शासन था ऑटोमन का। ऑटोमन के खत्म होते ही शासन चला गया ब्रिटेन, फ्रांस
और रूस के हाथों में। और आपको पता है कि रूस है आपका और जो यूएसए है, ये दुश्मन है एक दूसरे के। अभी दुश्मन क्यों है, कैसे है, इसके लिए पूरा ही एक कॉन्सेप्ट है कोल्ड वॉर का, ये मिलेगा आपको जल्द ही, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब ऑटोमन से किसके हाथ में चला गया बेटा? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के हाथ में। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के हाथ से किसके हाथ चला गया बेटा? ये यूएसए प्लस यूएसएसआर के हाथ चला गया, जिसे सोवियत कहते हैं। और उसके बाद फाइनली बेटा 1990 के बाद, सोवियत की खत्म होते ही 1990 से लेके आज तक 2025 तक मिडल ईस्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसका प्रभाव चलता है? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो ये जो की चीजें हैं, ये आपको एक बहुत वो देंगी, बेस एनालिसिस देंगी कि क्यों मिडल ईस्ट जो है हमेशा से ही अनस्टेबल बना हुआ है और आगे भी वो ऐसा ही बना रहेगा जब तक वहां पे एक फुल फ्रेजाइल गवर्नमेंट, फुल पावरफुल गवर्नमेंट जब तक वहां नहीं बनाई जाएगी, हर क्षेत्रों को उनके एथनिसिटी के साथ जब तक नहीं बांटा जाएगा, तब तक मिडल ईस्ट हमेशा अनस्टेबल जोन ही बना रहेगा। तो आज की कहानी में आपको इतना ही बताया जाएगा। अगली कहानी में फिर कोई एक नए मुद्दे की चर्चा करेंगे स्पेशल सीरीज के अंदर। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक बेटा अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। अच्छा, जाने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा मैं। तैयारी करो के अंदर 2 से 3 चीजें बेटा जिसका आप फायदा उठा सकते हो। ये बहुत नई इनिशिएटिव है जो मेरे ख्याल से कोई आपको नहीं देगा। पहली इनिशिएटिव ये है, हमारा एक बैच है बेटा वीओडी, एक बैच है आपका वन वे, लेकिन इसको हमने बदल दिया। क्योंकि वन वे क्या होता है बेटा? अभी मैं से क्लास ले रहा हूं, आपको कहानी सुना रहा हूं, आप यूट्यूब पे देख रहे हो, आप कमेंट करो, लाइव भी कमेंट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं उसका। एक बैच हमारा ऐसा है बेटा जो आज तक आपको कभी नहीं मिला था और ना ही कभी मिलेगा। यहां हम कर रहे हैं 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? आप बैच को ज्वाइन करेंगे, अपने घर में बैठे रहेंगे आराम से, आपके स्क्रीन पे मैं रहूंगा, लेकिन आपकी आवाज ऑन द स्पॉट। अगर कोई भी डाउट होगा तो लाइव क्लास जैसे होती है अपनी ऑफलाइन क्लास, उसकी तरीके से आप अपने डाउट को बोलेंगे, हम आपकी बात को माइक से सुनेंगे और तुरंत आपके सवाल का जवाब देंगे। बस आप कहीं भी रहो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे उस 1-2 घंटे क्लास में। तो एक नया हमने इनिशिएटिव लिया है 2 वे कम्युनिकेशन का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद बेटा तैयारी करो, आपको पता ही है वीओडी के साथ साथ 2 वे कम्युनिकेशन के साथ साथ एक इसने नई शुरुआत करी है अभी 1 जनवरी से ही। तो इसको आप यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे, मिशन संभव। और मिशन संभव कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं इंग्लिश की और मैथमेटिक्स की। तो वो क्या है, आपको जीरो से हीरो बनाने की पूरी कोशिश है, ताकि आप एसएससी के जितने भी एग्जाम है 2025 के, इनको आप टारगेट कर सकें। तो कोशिश करें कि आप मिशन संभव का हिस्सा बने। अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए कहीं भी हैं तो 2 वे कम्युनिकेशन का हिस्सा बने हमारे। और अगर आप इन दोनों में से किसी का लाभ नहीं उठाना चाहते तो आपके लिए अवेलेबल है हमारा वीओडी बैच। आप अपनी मनपसंद टीचर के, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, उन टीचर्स को सिलेक्ट करके आप स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, उसका वीओडी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कंप्लीट वीओडी भी ले सकते हैं। इन सब को जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक को आप ओपन करेंगे बेटा, वेबसाइट पे आ जाएंगे, वेबसाइट पे तैयारी करो और उसको आप सारी फीचर्स को देख लीजिए। नंबर आ रहा होगा, नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा एंड बी द पार्ट ऑफ तैयारी करो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू। इसी बात से आगे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट स्पेशल के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।